हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा हिस्सा, और आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है आपको। मैंने पढ़ाया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट किसे कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया दो प्रकार के अप्रोच होते हैं, एक AS-AD अप्रोच और दूसरा होता है SI अप्रोच। अब AS-AD अप्रोच में मैंने AS क्या होता है वो बताया था, AD क्या होता है वो बताया था, दोनों के कर्व बताए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा। तो जहां AS बराबर होगा AD के, उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था उस पॉइंट पे संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन का मतलब होता है दोनों साइड बराबर, यानी जितना उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं उतना ही प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं, तो संतुलन की स्थिति में होगा अर्थव्यवस्था। अब मैं आपको इनकम, उसके बाद कंजम्पशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और AD ये बताओ। देखिए ध्यान से, इनकम जो होता है उसको आप AS भी कह सकते हो। इनकम इक्वल टू AS। अब जब इनकम 0 होता है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। से फॉर एग्जांपल 30 है, इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 20 है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा, 20 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, 120, 140। इसके बाद कंजम्पशन जो है वो भी इनकम के साथ साथ बढ़ने लगता है। इनकम बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा। तीस से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये कंजम्पशन बढ़ा। कंजम्पशन के बाद यदि हम आगे बढ़े तो इन्वेस्टमेंट है हर एक पॉइंट पे बराबर रहता है। AD इज सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दिया जाए तो AD बनता है। इन्वेस्टमेंट 20, कंजम्पशन 30, टोटल 50। इन्वेस्टमेंट 20, कंजम्पशन 40, टोटल 60। इन्वेस्टमेंट 20, ये 70, ये 60, ये 80, ये 20, ये 70, ये 80, सॉरी 90, और ये आपका 100, और ये 120, और ये 110, और ये 120। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। हमारा अप्रोच कहता है कि इक्विलिब्रियम तब होगा, संतुलन तब होगा जब AS किसके बराबर हो जाए, AD। तो AS और AD आपके बराबर हैं यहाँ पे, where AS is 100 and AD is also 100। ठीक है, यदि इसी बात को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ जी, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ऐसे जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे जाएगा, जिसे Y भी कहते हैं, और ये AD। जहाँ AD और AS अपने आप को एक कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति बनती है। ये पॉइंट आपका AS और AD को दिखा रहा है। इस साइड आप इनकम या फिर GDP लिखते हैं। तो जब इनकम 100 है, जब इनकम 100 है तो आपकी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, चलिए तो इस बात को मैं लिखवा देता हूँ।
in the above schedule, economy will be in equilibrium when income or AS is equal to 80, such that at GDP level 100. ठीक है। In the above diagram, AS oblique Y line represents aggregate supply, which is 45-degree line. AD represents aggregate demand, which starts at y-axis. E is the equilibrium point where AS equal to 8. O 100 is equilibrium GDP और 100 जो है वो इक्विलिब्रियम जीडीपी है। तो इन बातों को हिंदी में भी लिखवा दें क्या? ऊपर दिए अनुसूची में अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है जब AS बराबर AD हो। अतः अर्थव्यवस्था तब संतुलित है जब आय का स्तर जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, AS समग्र पूर्ति है, AD समग्र मांग वक्र है, बिंदु E संतुलन बिंदु है, जहां AS बराबर AD है। 100 आय का स्तर संतुलन, आय का संतुलन स्तर तो इस प्रकार आपका AS/AD अप्रोच से संतुलन स्थापित होगा। अब
हम इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि क्या हो यदि संतुलन नहीं होगा। तो यदि संतुलन ना हो, मिटा दिया जाए इसको। चलिए, क्या हो जब अर्थव्यवस्था में एएस एडी के बराबर ना हो? तो फिर जाहिर सी बात है ये संतुलन नहीं है, ये क्या है? असंतुलन, यानी कि इन इक्विलिब्रियम, असंतुलन। तो दोनों स्थिति में असंतुलन होगा। एएस जब ज़्यादा होगा एडी से तो भी असंतुलन होगा, एएस जब कम होगा एडी से तो भी असंतुलन होगा। एएस का मतलब है कि कितना लोग बनाना चाहते हैं और एडी का मतलब है कि कितना लोग खरीदना चाहते हैं। तो यदि बनाना ज़्यादा चाहते हैं लोग और ख़रीदना कम चाहते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जबकि डिज़ायर जो है वो कम है, तो वास्तविक स्टॉक ज़्यादा होगा और इच्छित स्टॉक कम होगा। चाहिए कम, बना हुआ ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। अब अनसोल्ड स्टॉक होगा तो क्या करेंगे? अनसोल्ड स्टॉक होगा तो प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही स्टॉक है तो हम प्रोडक्शन तो रोक देंगे। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा और पुराने स्टॉक को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए, यदि एएस कम ज़्यादा है, एडी कम है, इट मीन्स प्रोड्यूसर desires to produce more than the consumers desires to buy। तो प्रोड्यूसर ज़्यादा बनाना चाहते हैं जबकि कंज्यूमर कम खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी ग्रेटर देन डिजायर्ड या रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, वास्तविक उत्पादन इच्छित उत्पादन से अधिक है। इसका मतलब एक्चुअल स्टॉक विल बी मोर देन डिजायर्ड स्टॉक, यानी वास्तविक स्टॉक वो ज़्यादा होगा इच्छित स्टॉक से। ऐसी स्थिति में बिना बिके माल रह जाएगा। There will be unsold stock। 2, अब अनसोल्ड स्टॉक को बेचने के लिए इस स्टॉक को बेचने हेतु उत्पादन कम कर दिया जाएगा। ठीक है, 2, सेल दीज स्टॉक, प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। और जब प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एएस गिर जाएगा। भाई जब प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो एएस गिर जाएगा।
क्योंकि एएस का मतलब प्रोडक्शन ही होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन। और जब एएस गिर जाएगा तो फिर वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी संतुलन नहीं भी होगा तो भी अर्थव्यवस्था अपने आप को संतुलन कर लेगा, कुछ समय में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, संतुलित कर लेगा। यानी डिमांड कम है या ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में भी डिमांड जो है वो संतुलित हो जाए। ठीक है, आइए अब इस वाली स्थिति की बात करते हैं। इट मीन्स प्रोड्यूसर्स desires to produce less than people desires to buy। ये यानी कि लोग जितना खरीदना चाहते हैं प्रोड्यूसर उतना बनाना ही नहीं चाहते, उससे कम बनाना चाहते। ठीक है, किसी भी वजह से कम बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी वो कम होगी, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वस्तु और सेवाओं की पूर्ति, वस्तु और सेवाओं की मांग से कम हो। जब वस्तु और सेवाओं की मांग से कम होगा तो आपके पास जो एक्चुअल स्टॉक होगा वास्तविक स्टॉक वो कम होगा डिजायर्ड स्टॉक से। इच्छित स्टॉक से। अब ऐसे में बिना पूर्ति के मांग का नुकसान होगा। लॉस ऑफ डिमांड ड्यू टू लेसर सप्लाई, कम सप्लाई की वजह से डिमांड का मांग का नुकसान होगा। अब जब मांग का नुकसान होगा, सुन लो मेरी मांग ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाया जाएगा, उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। जब उत्पादन में वृद्धि की जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा तो एएस जो है अपने आप को बराबर कर लेगा किसके? एडी। चलिए, तो इसका मतलब ये कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति भी कभी रहती है, तो वो असंतुलन की स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहती। एएस अपने आप को एडी के बराबर कर लेता है। मैं कहूँ तो एएस जो है वो पैसिव है और एडी जो है वो एक्टिव है। कहने का मतलब एएस एडी को फॉलो करता है। एएस फॉलोज एडी। एएस जहां
सॉरी एडी जहाँ जहाँ जाएगा एएस उसको फॉलो करेगा। एडी बढ़ जाएगा तो एएस अपने आप को बढ़ा लेगा, एडी घट जाएगा तो एएस अपने आप को घटा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए एएस पैसिव है और एडी जो है वो एक्टिव। आ गई बात समझ में। अगला अप्रोच है एसआई अप्रोच। तो आज पढ़ाएं या आगे? चलिए, तो उम्मीद है जितना आज बताया गया होगा वो तो बहुत आसानी से समझ में आया ही होगा। अगला टॉपिक है एसआई अप्रोच जो कि आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो तब तक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।